जय हिंद साथियों, मैं हूं राजेश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द अचीवर्स एवेन्यू में। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं नंबर सिस्टम। और मैं नंबर सिस्टम के आज बेसिक पढ़ाऊंगा और साथ में हम कोशिश करेंगे कि साथ ही आज हम उसके कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का, जिन लोगों ने चैनल पे सहयोग किया है, लाइक किया है, शेयर सब्सक्राइब किया है, उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने इतना सारा प्यार और सहयोग दिया। जिन लोगों को मैंने 3-4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन 10 साल पहले भी जिन लोगों को पढ़ाया, उन लोगों ने भी आगे बढ़ करके इतना सहयोग किया, तो हृदय से आप सभी का आभार, थैंक यू। बस उसमें मैथ्स में जो सबसे पहले हम टॉपिक आज कवर करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम जानने से पहले हम थोड़ा सा जानना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्या क्या होती हैं और अंक क्या होते हैं। अंक में और संख्या में क्या अंतर होता है, हमें ये थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले हम बेसिक्स को ही जानते हैं, उसके बाद ही हम आगे की चीज़ों को, अगर हमें बेसिक्स ही पता नहीं होगा तो एडवांस चीज़ें तो फिर नहीं आएंगी ना हमें। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अंक, और यहाँ पे लिखा है संख्या। यानी अंक को हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं। अंक को क्या कहते हैं, संख्या बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक। यानी कि देखो, कोई भी संख्या मैं लिखूंगा, कोई भी संख्या जैसे मैंने लिखी 4, 7, 6, कोई भी मैं संख्या या इससे भी बड़ी कोई संख्या लिखूंगा, उसको बनाने के लिए मैंने बेसिकली कितनी भी बड़ी मैं कोई संख्या बनाऊं, उसको बनाने के लिए मैं 0, 1, 2, 3, तो यहाँ से लेके 9 तक, ये हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 जो अंक हैं, ये 10 जो अंक है, इन 10 अंकों को ही आगे पीछे हम इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी सारी संख्याएं बना लेते हैं। हाँ, तो हम बेसिकली अभी अंतर जानना चाहते हैं कि अंक में और संख्या में क्या अंतर होता है। तो आपने पढ़ा भी होगा कि ये 3 डिजिट नंबर है, यानी कि 3 अंकों की संख्या है। यानी कि इस संख्या में 3 अंक हैं, एक अंक है 4, दूसरा अंक है 7, तीसरा अंक है 6। अंक में और संख्या में वही अंतर होता है जो अक्षर और शब्द में होता है। तो अंक को आप अक्षर मान सकते हो और शब्द को आप संख्या मान सकते हो। संख्याएं बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीक, ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ये प्रतीक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इनका इस्तेमाल करके हम क्या बनाते हैं, संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो हमारी दशमलव पद्धति होती है, डेसिमल सिस्टम, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, जो डेसिमल सिस्टम होता है उसमें 10 अंक होते हैं, और जो हमारा इसके अलावा कई सारे सिस्टम होते हैं, उन्हें हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। संख्या क्या होती है, संख्या एक गिनती या माप होती है, एक ऐसा विचार जो ये बताता है कितना, यानी हाउ मैनी और हाउ मच, दो चीज़ें बताती है, हाउ मैनी और हाउ मच। ये दो चीज़ें हम जिससे पता करते हैं, मतलब कोई संख्या काउंटिंग में कितनी थी या उसकी क्वांटिटी कितनी थी, काउंटिंग में कितनी थी और उसकी क्वांटिटी कितनी थी। ये दो चीज़ें जानने के लिए हम जिस कॉम्बिनेशन का, अंकों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं संख्या। संख्या का निर्माण एक या अधिक अंकों का प्रयोग से किया जाता है। जैसे ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 9 तक, ये सारे अंक हैं। लेकिन अगर जब ये किसी मात्रा को या किसी काउंटिंग के लिए प्रदर्शित करेंगे, किसी काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, या किसी मात्रा को शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, तो ये ही हमारे क्या हो जाएंगे, संख्या। अब जो हमारी संख्या होती हैं, संख्या अनंत होती हैं, मतलब कि हमारे जो डिजिट हैं वो फिक्स हैं, यही है, इनके अलावा, इन 10 के अलावा 11वां कोई नहीं है। लेकिन संख्या हमारी अनंत होती है, इनको आगे इनका कॉम्बिनेशन कर करके आप आगे बढ़ाते जाओ, हमें बड़ी मतलब संख्या मिलती जाएगी। और जो भी हमने बड़ी सी संख्या लिखी, अगर मैं उसमें 1 ऐड कर दूंगा तो उससे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमें नहीं मिल सकती। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि संख्याएं अनंत होती हैं, कितनी भी संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है, इनका संख्याओं का उपयोग बेसिकली गिनती करने के लिए किया जाता है, मात्रा बताने के लिए, जैसे 5 सेब 10 रुपये, है ना। मेजरमेंट के लिए, माप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्थान पोजीशन के लिए यूज किया जाता है कि पहला दूसरा, जैसे लाइन में कोई 3 लोग खड़े हैं, पहला दूसरा तीसरा, इस तरह से।
ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी, मुझे लगा आप लोगों को बता देनी चाहिए तो मैंने इसको बता दिया। अभी आते हैं मुद्दे पर। संख्या पद्धति क्या होती है, जैसे हमने अभी बताया यहाँ पे। तो संख्या पद्धति क्या होती है, हमने अभी दो चीज़ें डिस्कस करी थी कि जो हमारे अंक होते हैं वो हम उन्हें अक्षर के जैसे मान सकते हैं, और जो हमारी संख्या होती है वो हमारे शब्द के जैसे होते हैं। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक अक्षर होते हैं, लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स का इस्तेमाल करके हम कोई भी वर्ड बनाते हैं, कोई भी वर्ड हम बना लेते हैं, जैसे अचीवर। तो ये जो शब्द अचीवर हमने लिखा है, इसमें देखो ACHIV ऐसे ये सारे हमारे क्या लेटर यूज हो रहे हैं। इन लेटर का यूज करके हमने क्या बनाया है, लेटर्स का यूज करके हमने बनाया है शब्द। ठीक है, वैसे ही हम जैसे कोई भी संख्या लिखेंगे 472, तो इसको बनाने की हमने एक अंक का यूज किया, 4 का, 7 का, 2 का। तो हमने पीछे ये जाना था कि जो हमारे अंक होते हैं उनको हम ऐसे मान सकते हैं कि वो अक्षर के जैसे होते हैं। अगर हम तुलना करना चाहें तो अंकों की तुलना हम अक्षर से कर सकते हैं और संख्या की शब्द से कर सकते हैं। तो अगर अंक अक्षर है और संख्या शब्द है तो साथियों जो हमारी नंबर सिस्टम है वो व्याकरण है, ग्रामर है, वो हमें जो नंबर सिस्टम है वो हमें रूल प्रोवाइड करती है। उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसके मतलब फॉलो ही करना पड़ेगा। उसको फॉलो करके ही हम नंबर्स को बना सकते हैं और उनको लिख सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। संख्या पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो संख्याओं को लिखने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए और उनका उपयोग करने के लिए अंकों और स्थानीय मान का इस्तेमाल करता है। अभी स्थानीय मान क्या होता है पता ही होगा, मैं समझा दूंगा। संख्या पद्धति उस संख्या का निर्माण करने, संख्या पद्धति हमें ये बताती है कि किसी संख्या का निर्माण करने के लिए कौन से अंक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए तथा उसे किस स्थान पर उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा मैथमेटिक्स होता है उसमें कुछ संख्या पद्धति होती हैं। जैसे सबसे पहली, जिसे हम सबसे ज़्यादा, हम लोग जिसको गणित में हम उसी को पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा, क्या वो होती है हमारी डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो हमारी होती है उसमें 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट होते हैं, इसे 10 आधारी बोलते हैं, 10 वेस। ठीक है, और जो हमारी बाइनरी होती है जिसे 2 आधारी बोलते हैं हिंदी में, इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट होते हैं, 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। ठीक है, इसमें अगर आप 1 लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, 2 लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे, 3 लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, इस तरह से। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है बाइनरी में। ठीक है, जो हमारा ऑक्टल होता है उसमें 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक उसमें डिजिट यूज किए जाते हैं, तो वो हमारा होता है ऑक्टल या अष्टाधारी संख्या पद्धति। इसे 8 वेस बोलते हैं, 8 आधारी। ठीक है, और जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है उसमें साथियों 16 हम उसका यूज करते हैं, 16 डिजिट का यूज करते हैं। उसमें हमारे जो रहते हैं 16 आधार का यूज करते हैं। उसमें जो है 0 से 9 तक तो हमारे डिजिट रहते हैं, उसके बाद A, B, C, D, E और F, ये जो हमारे लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट के, इनका ही यूज कर लेते हैं हम संख्या को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ऐसी संख्या पद्धति जिसमें 10 डिजिट का 10 अंकों का यूज किया जाता है उसे डेसिमल कहते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। जिसमें 2 डिजिट का यूज किया जाता है बाइनरी कहते हैं, जिसमें 8 का यूज किया जाता है ऑक्टल कहते हैं, और जिसमें 16 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है उसे हेक्साडेसिमल कहते हैं। ठीक है, हम अभी सिर्फ इस वाले को पढ़ने जा रहे हैं, दशमलव संख्या पद्धति को, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपकी नॉलेज के लिए सारी चीज़ें बता दी हैं। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है मैथ्स में कि बाइनरी, जो हमारा बाइनरी सिस्टम होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं या कितने आधार की होती है, तो 2 आधार ही होती है, 2 बेस होते हैं, यानी कि 0 और 1 2 डिजिट का यूज किया जाता है। ऑक्टल में कितने का, तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं और आपकी नॉलेज के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये जान लिया कि संख्या पद्धति क्या होती है और संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं हमने जान ली, अंक क्या होते हैं और संख्या पद्धति क्या होती है ये जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो हमारी दशमलव संख्या पद्धति होती है, उसकी संख्याओं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले
जो हमारी संख्याएं होती हैं उन्हें हम मेनली दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। संख्याएं हमारी रहती हैं, एक रहती हैं वास्तविक और दूसरी हमारी रहती हैं काल्पनिक। काल्पनिक संख्याएं, इस पे क्या लिखा है, संख्या रेखा पर जिन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। जैसे बात को समझो, आप सभी ने संख्या रेखा पढ़ी होगी, छठी 7वीं 8वीं किताब में दी रहती होती है। एक इस तरह की लाइन होती है जिसमें बीच में शून्य होता है, इधर ऐसे एरो लगा होता है और इधर भी एरो लगा होता है। ये क्षैतिज रेखा है। क्षैतिज बोले तो क्षितिज के समानांतर। जो पड़ी हुई रेखा होती है उसे क्षैतिज बोलते हैं और जो खड़ी रेखा होती है उसे ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं या लंबवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर इस शून्य से अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हमें इंटीजर पॉजिटिव नंबर यानी कि धनात्मक संख्याएं मिलती चली जाएंगी। हमें मान लो यहाँ पे प्लस का 2.5 भी मिल जाएगा या प्लस का 3 भी मिल जाएगा। और हम यहाँ से अगर बाएं तरफ जाएंगे तो हमें माइनस में नंबर्स हमें मिलते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो जो क्षैतिज हमारी वो होती है संख्या रेखा, जो हमारी क्षैतिज संख्या रेखा पर हमें जो भी नंबर मिलते हैं उन संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और जो हमारी ऊर्ध्वाधर, क्या हो गया, जो हमारी ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा होती है इस पर जो संख्याएं हमें मिलती हैं इन्हें बोलते हैं हम काल्पनिक रेखाएं। ठीक है, क्या लिखा है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी कि क्षैतिज संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। इनके लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष का निर्माण किया गया इस वाले के लिए। आप लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई तो एक बात में मैं पूरी कहानी खत्म करता हूँ, ध्यान से समझो। आप जितनी भी संख्याएं अभी गणित में पढ़ोगे वो सारी आपको रियल नंबर्स ही मिलने वाले हैं, आपको इमेजिनरी नंबर मिलेंगे ही नहीं। मिल जाए तो भी कोई बात नहीं, जो भी इमेजिनरी नंबर होगा, काल्पनिक संख्या होगा, उसके साथ एक ये चिन्ह होता है आई का, जिसे बोलते हैं आइटा। इसे आइटा पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा जाता है आयोटा, IOTA, आइटा। तो जितने भी हमारी काल्पनिक संख्याएं उन सब के साथ आइटा लगा हुआ पाएगा आपको। आइटा नहीं लगा है तो चाहे वो कैसी भी आड़ी या टेढ़ी या कैसी भी संख्या है वो हमारी कैसी होगी, वास्तविक संख्या। तो आपके लिए एक आसान पहचान बता दी मैंने वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं में अंतर हमारा यहाँ पे समाप्त, मैंने आपको क्लियर कर दिया। जितनी भी हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं सारी जोड़ के हमें हमारी क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये मैंने आइटा का चिन्ह यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे -4 है, -2 है, 0 है, 5 है, √2 है, √3 है, पाई है, ये सारी हमारी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अभी वास्तविक संख्याओं को हम परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं में वर्गीकृत कर लेते हैं। उन्हें मतलब कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको दो भागों में हम उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। एक होती है हमारी रैशनल नंबर्स और दूसरी होती हैं इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को थोड़ा बहुत हो सकता है पहले से पता हो। ठीक है, पता हो तो भी अच्छा है, नहीं पता हो तो मैं क्लियर कर ही देता हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जिन्हें पूर्णांकों के, अब आपके लिए ये टर्म जो पूर्णांक टर्म, ये थोड़ा सा जिन लोगों को पता है उनके लिए अच्छा, जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा यहीं पे बता दे रहा हूँ, बाकी हम आगे सीखेंगे। पूर्णांक जो होते हैं, पूर्णांक और दशमलव संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं जैसे मैंने लिख दिया 34, और दशमलव संख्याएं ये होती हैं जिन्हें हमने लिख दिया 34.33 ऐसे या कुछ भी। तो ये वाली जो संख्याएं होती हैं इन्हें कहते हैं दशमलव संख्याएं। ठीक है, और ये वाली जो संख्या है ये हमारी है पूर्णांक संख्या। यानी कि जिस संख्या में दशमलव नहीं है, आसान भाषा में समझो, जिस संख्या में डेसिमल नहीं यूज किया गया वो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, तो
परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, अर्थात अगर आसान भाषा में मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जिन्हें हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर P और Q जो है हमारे, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर होने चाहिए मतलब पूर्णांक होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए 1 2 3 या -3 -4 कुछ भी, ठीक है। और एक बात और उसने बोल रहा है कि जो Q है हमारा, Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हर है, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी है 3/0 तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अगर पता हो तो ठीक है कि हम किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनाती है। यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब है कि ऐसी फॉर्म बनती है जिसको अभी तक डिटरमाइन नहीं किया जा चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी शर्त है परिमेय संख्याओं की, वो ये है कि संख्या को हम P बटे Q की फॉर्म में लिख सकें, और P और Q हमारे जो है पूर्णांक होने चाहिए, तथा Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी ये जो लाइन लिखी है, इनका जो दशमलव विस्तार होता है वो या तो समाप्त होता है या फिर एक पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। इस बात को मैं अभी थोड़ा सा अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। अभी इस पर चलते हैं। इन्हें अनुपात के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जैसा हमने यहाँ पे लिखा है कि इन्हें P बटे Q की फॉर्म में लिखा नहीं जा सकता, जहाँ पर P हमारा पूर्णांक हो और Q हमारा जो है P और Q दोनों पूर्णांक हो और Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि P और Q हमारे जो है पूर्णांक होने चाहिए। इस बात की इम्पोर्टेंस देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या, जैसे ये है √2, अभी ये √2 जो है अपरिमेय संख्या होती है, इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर मैं परिभाषा में ये ना लिखूं कि इसे, जहाँ पे P और Q जो है हमारे पूर्णांक होने चाहिए, अगर परिभाषा से ये टर्म अगर हम गायब कर देंगे तो इसको हम √2/√1 की फॉर्म में आराम से लिख सकते हैं। तो ये P बटे Q की फॉर्म में तो लिख गया, पहली शर्त तो फॉलो हो गई। लेकिन इसमें साथ में दूसरी शर्त जो जुड़ी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर देखो Q तो हमारा मान लो पूर्णांक हो गया, एक है, इंटीजर हो गया, लेकिन क्या P हमारा पूर्णांक है? तो P हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि जो √2 होता है उसकी वैल्यू 1.4 समथिंग ऐसे डॉट 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 करके आती है। तो ये वाली जो वैल्यू आई है ये हमारी पूर्णांक वैल्यू नहीं है, ये हमारी डेसिमल वैल्यू आ गई। तो इस वजह से ये जो हमारा टर्म है √2, इस वजह से अभी के लिए इसको हम P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ गए। और Q जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस भी आप समझ गए। जैसे कि अगर हम किसी भी संख्या में, कोई बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या हो, उसमें अगर हम शून्य का भाग देते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब कि इसका मान अभी तक निकाला नहीं जा चुका है, क्या ही मान निकालोगे, ठीक है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम अलग से चर्चा करेंगे, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करके आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, इन्हें पहचानेंगे कैसे, ठीक है। अभी कोई नंबर जो है हमें मिला, कोई संख्या हमें दिखाई दी, तो वो हमारी जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, उसको पहचानेंगे कैसे? तो वो पहचानने के लिए साथियों 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहला, जैसे ये नंबर है हमारा पाई, ये हमारा अपरिमेय संख्या, ऑयलर्स नंबर ये जो है ये हमारे अपरिमेय संख्या होती हैं। तथा इनके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो इस बात को आप नोट डाउन करना चाहो तो कर लो, अपरिमेय संख्याओं में करना चाहो तो क्या करिए लो, ठीक है। अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल, अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल। जैसे अब यहाँ पे बात को समझना, मैंने 2 नंबर लिखे, एक √4 और एक √2,
ठीक है। इसका मान आपको पता है निकल के आ जाएगा 2, क्योंकि जो हमारी 4 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका हम वर्ग करेंगे तो एक हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 2 का वर्गमूल करूंगा, क्योंकि 2 जो है हमारी वो अपूर्ण वर्ग संख्या है, और मैं 2 का वर्गमूल करूंगा तो हमें यहाँ पे एक पूर्णांक वैल्यू यानी कि इंटीजर वैल्यू निकल के नहीं मिलेगी, हमें पूर्णांक मान नहीं आएगा निकल के, ये पॉइंट में वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो 2 है ये अपूर्ण वर्ग है, तो जो 2 है इसका वर्गमूल, अब देखो 3 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल हमारा अपरिमेय होगा, 4 का वर्गमूल हमारा अपरिमेय नहीं होगा, ये कैसा होगा, परिमेय होगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल परिमेय होगा, लेकिन 5 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, 7 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, 8 का वर्गमूल भी अपरिमेय होगा, 9 का वर्गमूल परिमेय होगा, 10 का वर्गमूल अपरिमेय होगा, 11 का वर्गमूल भी अपरिमेय होगा, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का। अगर स्क्वायर रूट 15 लिखा है तो ये नंबर हमारा कैसा हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिखा है तो इसका हमें पता है मान निकल के आ जाएगा 4, एक पूर्णांक मान निकल के आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो बात को समझ में आ गया। 2 बातें हमें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो एक तो पाई वगैरह है और ये हमारा ऑयलर नंबर है, ये हमारे जो होते हैं ये हमारे जो है अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा, जो अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल होते हैं वो हमारे अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आपको क्वेश्चन में अगर सवाल दिया रहेगा, अभी सवाल मैं कराऊंगा, तो क्वेश्चन में अगर क्या बोलते हैं, पेपर में अगर सवाल दिया रहा होगा तो वहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा, ये देख के आपको यही देखना पड़ेगा कि √2 तो नहीं आ रहा, √3, √5, √10 ये अगर आ रहे हैं तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। -2 है, -4 है, क्योंकि ये पूर्णांक है, क्योंकि ये -2 है, नकारात्मक पूर्णांक है, तो ये माइनस वाले 0 ये सारे हमारे क्या हो गए, 5/4 देखो मैंने लिखा है, 5वीं पूर्णांक 4वीं पूर्णांक कोई भी लिख दो, 22/7, 22वीं पूर्णांक 7वीं पूर्णांक, 22/7 ध्यान से सुनो, 22/7 जो है परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या होगी। वजह मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पाई का जो मान होता है 22/7 एग्जैक्ट नहीं होता, 22/7 के लगभग पास में होता है, तो हम अपना काम चलाने के लिए 22/7 मान लेते हैं, लेकिन इसका पाई का मान जो है वो ये वाला नंबर होता है। इस पर काफ़ी जो गणितज्ञ हैं उनने इस पर विश्लेषण किया है, इसका कई लाखों दशमलव के बाद लाखों अंकों तक इसका मान निकाल लिया है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होता, चलता रहता है। अगर मैं यहाँ से इसका मान लिखना शुरू करूँ तो ये पूरा भर जाएगा, कमरे की 4 दीवारें भर जाएंगी, आपके पेज भर जाएंगे, लेकिन इसका जो है दशमलव के बाद इसके अंक जो है ख़त्म नहीं होंगे, चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो बात को समझ लो कि पाई जो है हमारा वो अपरिमेय होता है और 22/7 परिमेय संख्या होता है। परिमेय अपरिमेय मैंने क्लियर कर दिया, आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं तथा दशमलव संख्याएं, अभी मैंने बताया था पूर्णांक संख्याएं और दशमलव संख्याएं, जिनमें दशमलव दिया रहता है। ठीक है, जैसे 22.7653531 या कुछ भी, ये वाली संख्याएं हमारी दशमलव संख्याएं होती हैं, और जिनमें दशमलव नहीं दिया रहता है जैसे -8 ये सारी हमारी कैसी पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या जो होती है, इंटीजर जो होते हैं, इन्हें हम 3 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा 0 यानी कि 0, और तीसरा धनात्मक पूर्णांक। बात को समझो, जो माइनस के पूर्णांक होते हैं जैसे -8, -9, माइनस का कुछ भी, अब माइनस का मैंने लिख दिया 7.5, तो क्या ये पूर्णांक होगा, नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव लग गया, अब ये दशमलव संख्या हो जाएगा, ये पूर्णांक नहीं रहेगा। तो बस पूर्णांक संख्याओं को पहचानना सिर्फ इतना है कि उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए, माइनस का है, प्लस का है, 0 है, सब पूर्णांक हैं। ठीक है, तो जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं वो माइनस उनके सामने लगा रहता है, और जो हमारा शून्य होता है वो आपको दिखाई दे ही जाता है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। धनात्मक पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 चलते चले जाओ इस तरह से। ठीक है, जो हमारे दशमलव संख्याएं होती हैं वो इस तरह की होती हैं, जिनमें वो लगा रहता है पॉइंट। दशमलव संख्या के 2 भाग होते हैं, एक पूर्णांक भाग होता है, एक दशमलव भाग। तो दशमलव से बाईं तरफ का जो हिस्सा रहता है इसे बोलते हैं पूर्णांक भाग, इंटीजर पार्ट, और दशमलव से हमारा जो रहता है ये वाला हिस्सा, ये दशमलव से दाहिनी तरफ का हिस्सा है, इसे बोलते हैं दशमलव भाग, डेसिमल पार्ट। ठीक है,
ठीक है। तो हमारी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, ये भी हमारी बात क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं उन्हें सम तथा विषम में विभाजित वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अभी बात को समझना। मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया कि निम्न में से सम संख्या कौन सी है, और विकल्प मेरा दिया है, ध्यान से सुनना, 8.4, दूसरा दिया है 6.4, तीसरा दिया है 7.8 और चौथा दिया है नन ऑफ द अबव नोट। तो इनमें से आंसर क्या रहेगा, ये या ये। अब यहाँ पे बात को समझना, क्या कह रहा है कि जो हमारी सम और विषम होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं ही हो सकती हैं, दशमलव संख्याएं सम और विषम नहीं हो सकती। तो ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है, ये भी दशमलव संख्या है। तो ना ये सम है ना विषम है, ना ये सम है ना विषम है। ये जितनी भी संख्याएं ये हमारी दशमलव संख्याएं हैं, और दशमलव संख्याएं जो है ना तो सम होती ना विषम होती। सम और विषम का वर्गीकरण सिर्फ पूर्णांकों में किया जाता है, इंटीजर्स में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव नोट। इनमें से कोई सी हमारी सम संख्या नहीं है। तो एक बेसिक बात मैंने आपको यहाँ पे क्लियर करा दी। ठीक है, बाकी सम संख्याओं में आपको सब पता ही होगा, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। बे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे 8 है, 10 है, 0 हमारी सम संख्याओं में आती है। बात को ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अभी एक डाउट आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे लिखा था 5/0 और ये लिख दिया 0/2। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसमें इसका मान निकल के आ गया है। ठीक है, लेकिन इसका मान निकल के नहीं आया है। जैसे कि अभी देखो 0/2 बराबर अगर मैं लिख दूं 0, और इधर मैंने लिख दिया 4/2 या क्या है अपना। ठीक है, दूसरा संख्या लिखता हूँ कुछ बदल के, 6/3 बराबर 2। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका और इसका गुणा करके इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, तो अभी मैं यहाँ पे देखूंगा तो 3 का और मैं 2 का गुणा कर दूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 6। अभी इसको उठाना, 0 ये वाला 0 मैंने लिखा यहाँ पे बराबर 2 गुना 0। तो 2 गुना 0 जो है हमें 0 मिल गया। तो इसके बराबर इन दोनों का गुणनफल, जिस तरह से 6 के बराबर इन दोनों का गुणनफल इसका और इसका मिल गया, वैसे ही इस 0 के बराबर हमें इन दोनों का गुणनफल मिल गया। इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है और इसका मान 0 रहता है। लेकिन ये जो 5/0 है, ठीक है, अगर मैं इसके बराबर 1 मान लूँ, ठीक है, तो 0 आ जाएगा। अगर 0 मान लूँ तो क्या आएगा, 5 = 0 × 0, और 0 × 0 जो है क्या बनाएगी, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बना देगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 में भाग अगर किसी संख्या से देंगे तो उसका मान 0 आएगा। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे, वह अंतर समझो, 0 से भाग दिया जा रहा है और 0 में भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है भाजक 0 है और यहाँ पे भाज्य 0 है। ठीक है, तो 0 में अगर भाग देंगे तो 0 आ जाता है, 0 से भाग देते हैं तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनती है। ठीक है, बात को समझ गए होंगे आप। तो जो 0 हमारा है वो सम संख्याओं में आता है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 से भाग नहीं दिया जा सकता। सम संख्याएं, विषम संख्याएं ये माइनस में भी होती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि वो नंबर पूर्णांक है कि नहीं है। ठीक है, ठीक है, और जो पूर्णांक होते हैं हमारे वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं, शून्य भी होते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सम और विषम संख्याएं वो भी कहानी यहाँ पे मैंने आपको समझा दी। ठीक है, अच्छा, सम विषम की कुछ बेसिक बातें होती हैं जिनका जानना हमें ज़रूरी है। इन पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, हालांकि वो क्वेश्चन इतने मुश्किल होते नहीं, पर फिर भी थोड़ा सा मैं आपको जो है क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, देखिए, ये कुछ रूल होते हैं, रूल कुछ नहीं होते हैं, बस बेसिक चीज़ें होती हैं, हमें समझ लेनी होती हैं, कुछ नहीं। जैसे देखो, हर सम संख्या, जैसे अगर कोई संख्या 2 है तो अगली 4 होगी, 6 होगी, 8 होगी। हर एक सम संख्या, एक अगर 3 है विषम संख्या, 1 है पहली विषम संख्या,
दूसरी 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 होगी। तो हर सम संख्या और हर विषम संख्या में आपस में 2-2 का अंतर होता है। मतलब कि अगर उससे अगली हम बोलते हैं, उससे अगली सम संख्या या उससे अगली विषम संख्या निकालेंगे तो पिछली वाली संख्या में हमें 2 जोड़ देने बस। तो इनका जो बीच का अंतर रहता है वो हमारा रहता है 2 का मल्टीपल, ठीक है, 2 का गुणज रहता है दोनों में। यानी कि अगर मैं 1 और 9 का अंतर निकालूंगा तो 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, क्योंकि हमने देखो 1-2 का गैप यहाँ पे यूज किया, 1-2 का ये, 1-2 का ये, इस तरह से हमने 4 स्थान 2 के यूज कर लिए, तो 4 दूनी 8 ही आ गया। तो इन बातों को कंसीडर करके कुछ बेसिक से रूल निकल के आए, उनको हम समझते हैं। जैसे अगर मैं सम संख्या का गुणा सम संख्या से करूंगा तो क्या निकल के आएगा, एक सम संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। अगर मैं विषम संख्या का गुणा विषम संख्या से करूंगा तो विषम संख्या निकल कर आएगी, ठीक है। इनको अभी समझ लेंगे, समझने कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, मुश्किल चीज़ नहीं है, आसान है। अगर मैं सम संख्या का गुणा विषम से करूंगा या विषम संख्या का गुणा सम से करूंगा तो हमारा एक सम संख्या निकल कर आएगी। एक तो पहली ये बात, जैसे मान लो सम मैंने 2 ले लिया और दूसरा सम मैंने 4 ले लिया, 4 दूनी 12, कोई भी 2 संख्याएं ले लो, यहाँ पे सम संख्या हमें मिल जाएगी, 4 दूनी 8, सॉरी, सम संख्या मिल जाएगी। अगर मैं विषम संख्या का विषम संख्या से गुणा करूंगा 3 गुणा 5 15 में विषम संख्या मिल जाएगी। बेसिक रूल है, ये सब पे एप्लीकेबल होगा, इसमें ऐसा नहीं कि इन 2 ही पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अगर मैं सम संख्या का गुणा किसी विषम संख्या से कर दूंगा तो हमारा जो मान निकल के आएगा वो सम संख्या आएगा। तो पहली 3 बेसिक बातें तो हमें ये याद रखनी है कि सम का सम से गुणा करेंगे तो हमारा जो है सम निकल के आएगा, विषम का विषम से करेंगे तो विषम निकल के आएगा। यानी कि बात को समझो, सम संख्या का गुणा मैं चाहे विषम से कर दूं चाहे सम से कर दूं, हमारा जो रिजल्ट है वो सम ही निकल के आएगा, ठीक है। सम संख्या का गुणा मैं सम से करूंगा चाहे विषम से करूंगा, एक रूल है बेसिकली। और इसके अलावा अगर मैं विषम विषम का गुणा करता हूं तो विषम संख्या निकल के आ जाएंगी हमारी, ठीक है। दूसरा ये मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया। अभी इसमें एडिशन का रूल भी होता है, एक छोटा सा मामूली सा हल्का सा। जैसे सम संख्या में अगर मैं सम संख्या को जोड़ूं या सम संख्या में से मैं सम संख्या को घटाऊं तो मुझे हमारा रिजल्ट जो है हमेशा ही एक सम संख्या मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए बात को समझते हैं, मैंने एक सम संख्या यहाँ पे 8 ले ली और दूसरी सम संख्या यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 ले ली। तो अगर मैं इन दोनों सम संख्याओं को जोड़ूंगा तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो 12 मिलेगा, एक सम संख्या मिल जाएगी। सम संख्याओं का अंतर यानी कि माइनस, अगर मैं 8 में से 12 को घटा दूंगा, देखो जोड़ा तो हमें 8 में अगर मैंने 4 को जोड़ा 12 मिल गया, अगर मैं 8 में से 4 को घटा दूंगा तो हमें 4 मिल जाएगा। यानी कि सम संख्या में अगर सम जोड़ोगे तो भी सम मिलेगा, सम में से सम घटाओगे तो भी सम संख्या ही हमें मिलने वाली है, ठीक है, ठीक है। दूसरा, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ें या विषम संख्या घटाएं तो हमें जो संख्या मिलने वाली है वो हमारी रहेगी सम संख्या। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हमने एक संख्या ले ली 7, ये विषम संख्या है, और दूसरी संख्या हमने ले ली 3, ये भी विषम संख्या है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो हमें मिल जाएगा 10। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा 7 - 3 तो हमें मिल जाएगा 4, ठीक है। तो विषम संख्या को अगर विषम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलती है, और हमें विषम संख्या को विषम संख्या से घटाते हैं तो हमें भी सम संख्या मिलती है। बात ये हुई कि अगर हम एक प्रकार की संख्याओं को, यानी कि एक ही प्रकार की समान प्रकार की संख्याओं को हम अगर जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें रिजल्ट सम संख्या मिलता है। अगर मैं सम संख्या में
विषम संख्या जोड़ूं या विषम संख्या घटाऊं तो जो हमें मिलेगा वो हमेशा विषम संख्या मिलेगी। बात को समझते हैं। जैसे मैंने सम संख्या ले ली 8 और विषम संख्या ले ली 3, ठीक है। अगर मैं 8 में 3 को जोड़ूंगा तो मुझे 11 मिल जाएगा, एक विषम संख्या है। और 8 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, जो एक विषम संख्या है, ठीक है। तो बात को समझो कि अगर मैं सम में सम को जोड़ूं या सम को घटाऊं तो हमें सम संख्या मिलेगी हमेशा। अगर मैं विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ूं या विषम संख्या घटाऊं तो भी हमें सम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर मैं सम और विषम को मैं जोड़ता हूं या घटाता हूं तो हमें विषम संख्या मिलती है। तो विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हमें सम और विषम का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ सम या दोनों तरफ विषम रहती है तो हमेशा सम संख्या आएगी, ठीक है। आसान सी बात है, इसको आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। इससे आगे चलते हैं, चाहेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं और इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मतलब ये हमने अगर नंबर लाइन बना ली, ये 0 है तो यहाँ से इधर का +1 +2 ये, लेकिन वो नंबर हमारा पूर्णांक होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखो। अगर वो नंबर हमारा 3.6 यानी कि दशमलव संख्या है तो वो संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्या होने के लिए ये जरूरी है कि संख्या हमारी पूर्णांक हो, ठीक है। और पूर्णांक कैसा हो? धनात्मक पूर्णांक। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। तो जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 से शुरू करके गिनती के लिए जो इस्तेमाल की जाती हैं, गिनती के लिए, जैसे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, इस तरह से गिनती के लिए जो यूज की जाती हैं वो संख्याएं हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें पूर्ण संख्याओं की तो पूर्ण संख्या कुछ भी नहीं है, 0 प्लस सारी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो बनती हैं, अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... अनंत तक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे छोटी जो है हमारी पूर्ण संख्या वो 0 होती है, ठीक है। तो अगर हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो 0 से स्टार्ट करके फिर बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। इन्हें हम कहना चाहें तो कह सकते हैं गैर ऋणात्मक, गैर ऋणात्मक पूर्णांक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये जो होते हैं हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब उसमें क्या रहेंगे? हमारे पूर्णांक जो है, धनात्मक पूर्णांक भी शामिल हैं और शून्य भी शामिल है। तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 से शुरू होती हैं और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से शुरू होती हैं। 0 उसके बाद सारी प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। अभी जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हें भाज्य और अभाज्य संख्याओं में वर्गीकृत किया जाता है। उनको हम बांट सकते हैं कि हमारी संख्या जो प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। अब मैं फिर आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि जो 0 है हमारा वो भाज्य है या अभाज्य है, प्राइम है या कंपोजिट है, तो आप कहोगे ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। वजह यह है कि जो 0 है हमारा, 0 हमारा जो है, जो 0 है वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता। और अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता, अगर ये प्राकृतिक संख्या नहीं होता
प्राकृतिक संख्या अगर ये नहीं है तो ये ना तो हम भाज्य इसको कहेंगे ना ही अभाज्य कहेंगे, क्योंकि भाज्य और अभाज्य कहलाने के लिए संख्या का पहले प्राकृतिक होना जरूरी है। ठीक है, ये बात आपके समझ में आ गई हो। अगर मैं आपसे कहूं कि 4.7 ये भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, आप कहोगे दोनों ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये डेसिमल नंबर नहीं है। डेसिमल नंबर नहीं है तो इंटीजर नहीं है, और इंटीजर यानी कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। तो पहली बात इसमें क्या है, ये जो मैं लिखता चलता हूँ साइड में, इसको आप लोग नोट करते चलना अपने नोट्स में, क्योंकि ये चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। ठीक है, जो मैं साइड में लिखता हूँ वो आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलना। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, जो भाज्य संख्या होती है उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं, जो हमारी अभाज्य संख्या होती है उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य, अभाज्य का मतलब भाज्य, जिनमें भाग नहीं दिया जा सकता, वे या तो एक से विभाजित होंगी या स्वयं खुद से विभाजित होंगी। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 7, इनमें सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं का ही इसमें भाग जा सकता है। कोई भी संख्या इन 2 संख्याओं के अलावा, इन 2 संख्याओं के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं है धरती पे, कोई पूर्णांक संख्या नहीं है जो इसको पूरा पूरा भाग जिसमें दिया जा सके। ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह पे 6 लिख दिया तो 6 में देखो 1 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा और 6 से भी भाग चला जाएगा। तो 6 कैसी संख्या है, इसमें 1 से भी भाग जा रहा है, स्वयं खुद संख्या से भी भाग जा रहा है, और इसके अलावा 2 भाजक इसके और हैं, 2 संख्याओं से भाग और जा रहा है इसमें। ठीक है, तो 6 जो है हमारी वो हो जाएगी भाज्य संख्या और 7 हो जाएगी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसमें 1 से या स्वयं संख्या से भाग जाता है। ठीक है, अगर कोई संख्या ऐसी है जिसमें 1 और वो स्वयं संख्या और उसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग जा रहा है, तो वो संख्या जो है हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। और ऐसी संख्या जिसमें 1 का या स्वयं संख्या का ही भाग जा रहा है, तो वो संख्या हमारी जो है अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, कह रहा है कि इसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और संख्या स्वयं। ठीक है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। अभी ये 2 वाला मुद्दा भी खत्म कर दूंगा। ठीक है, पहले इसको समझते हैं। भाज्य संख्या जिसमें 1 स्वयं तथा अन्य किसी संख्या से वो पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती। बात हमने समझ ली। प्रत्येक भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड का मतलब एक गुणनखंड उसका 1 हो गया, दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद हो गई। ठीक है, और तीसरा गुणनखंड कोई एक संख्या और रहेगी। अगर ये संख्या नहीं है, उसका क्या बोलते हैं, इस संख्या से उसमें भाग नहीं जाता, उसका गुणनखंड नहीं है अगर ये संख्या, तो ये संख्या हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी, कंपोजिट नंबर नहीं होगी, प्राइम नंबर हो जाएगी। ठीक है, तो किसी संख्या का भाज्य संख्या होने के लिए मैंडेटरी है कि उसमें कम से कम 3 संख्याओं से भाग जा रहा हो, कम से कम 3 संख्याओं से। ठीक है, जैसे हम समझते हैं, जैसे ये 4 लिखा है, 4 में हमारा 1 का भाग चला जाएगा, 2 का, 4 का चला जाएगा, 6 का हमने अभी देख लिया ये इधर। ठीक है, 8 में 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 8 से चला जाएगा, 9 में 1 से, 3 से, 9 से, 10 में, ये इस तरह से संख्याएं, इनके कम से कम 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा। अच्छा, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सबसे छोटी जो हमारी भाज्य संख्या है, सबसे पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या, इसको आप नोट कर लेना। सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान से देखते हैं। तो भाज्य अभाज्य का खेल शुरू कहाँ से होता है, 1 से, 0 से नहीं, 1 से। 1 से पहले की, 1 से छोटी जितनी भी संख्याएं ना वो भाज्य कहलाएंगी ना अभाज्य कहलाएंगी। हालांकि 1 भी जो है भाज्य अभाज्य की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसको भी बाहर कर देते हैं। हमारा जो भाज्य अभाज्य का खेल है वो शुरू होता है 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैंने ये संख्याएं लिखी। अब ध्यान से देखना, 2 हमारी संख्या है, इसमें किस किस का भाग जा सकता है, 1 का और 2 का। इसके अलावा किसी का जा सकता है, आप कहोगे नहीं। तो 2 ऐसी संख्या है जिसमें 1 का भाग जा रहा है और स्वयं संख्या का भाग जा रहा है। तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी कि अभाज्य। तो हमने अभाज्य की परिभाषा में क्या पढ़ा था, 1 तथा स्वयं संख्या का जिसमें भाग जाता है वो संख्या अभाज्य होती है। तो 2 हमारी जो है कैसी हो जाएगी, अभाज्य संख्या।
और दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या ऐसी नहीं है जो अभाज्य हो। बाकी सारी सम संख्याएं उनमें 2 का भाग बेसिकली जा ही रहा होता है। तो ठीक है, 3 को देखते हैं। 3 में 1 का भाग जाएगा 3 का, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तो 3 हमारी फिर से कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। 4 को देखते हैं। 4 में किस किस का भाग चला जाएगा? 4 में 1 का, 2 का और 4 स्वयं का भाग चला जाएगा। तो 4 कैसी हो गई? भाज्य संख्या। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसका आंसर है 4। तो हमारी सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो होती है 4। ठीक है, अगर मैं इसको नोट डाउन कर लेना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप कहोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? आप बोलोगे 2। 1 नहीं होती। 1 जो होता है हमारा वो ना तो अभाज्य होता है ना ही भाज्य होता है। भाज्य अभाज्य की कहानी से बाहर आता है, क्योंकि देखो भाज्य अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए। 1 का सिर्फ 1 ही गुणनखंड होता है, दूसरा गुणनखंड होता ही नहीं। भाज्य अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए कम से कम, 1 और स्वयं संख्या, और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए, 1 वो संख्या और तीसरा एक गुणनखंड और होना चाहिए। ठीक है, जो 1 है हमारा, इसका सिर्फ 1 ही गुणनखंड होता है, इसलिए ये ना तो अभाज्य में आता है ना भाज्य में, ये इकाई होता है, यूनिटी होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने देख ली हमारी क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारी वो 2 है, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है वो है हमारी 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ गई होंगी, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, बहुत छोटी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ा इसका किस्सा है नहीं। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे सही कर लेना, माफ़ करना मुझे। सह अभाज्य संख्याएं इस तरह से ये लिखा जाता है, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ठीक है। सह अभाज्य संख्याएं क्या संख्याएं होती हैं? जैसे मैंने कोई संख्या ली, एक संख्या ले ली 4 और दूसरी संख्या ले ली 9। ठीक है, एक बात को हमेशा ध्यान में रखना गाइस कि ये जो हमारी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं हमेशा पेयर में होती हैं, 2 होंगी। अगर 2 से कम संख्याएं तो पेयर ही नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा तो हम उन्हें सह अभाज्य संख्याएं मानेंगे नहीं, हो ही नहीं सकती। अब जैसे इसको देखना, ये जो 4 है इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा और 4 से चला जाएगा। ठीक है, और जो 9 है इसमें 1 से भाग चला जाएगा, 3 से चला जाएगा और 9 से। तो हम कहेंगे कि ये जो 4 है ये भी भाज्य संख्या है और ये जो 9 है ये भी भाज्य संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में ऐसा कोई भी भाजक नहीं है, कोई भी गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर। एक को अगर हम छोड़ दें तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिससे इन दोनों में पूर्णतः भाग चला जाए। कोई भी इन एक को छोड़ के ऐसी कोई भी संख्या इस दुनिया में नहीं है जिससे इन दोनों में भाग चला जाए। तो ये वाली जो संख्याएं हैं, ये वाला जो पेयर है 4 और 9 का पेयर, ये पेयर कहलाएगा हमारा सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं होने के लिए बेसिक बात क्या है कि उनमें एक को छोड़ के ऐसी कोई भी संख्या नहीं हो। बात कहने की है कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर बोले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका मतलब ये हुआ
कि ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए जो दोनों का एक ही हो, एक को छोड़ के। तो देखो इसका गुणनखंड एक तो दोनों में है ही, अब एक को अगर हम साइड हटा दें तो इसका 2 है और इसका 4 है, इसका क्या है 3 है और 9 है, तो इन दोनों में से कोई भी सेम नहीं है इसका, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जिनका एक को छोड़कर कोई भी ऐसी संख्या ना हो जिससे इन दोनों में पूर्णतः भाग चला जाए, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी सह अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे परिभाषा लिखिए, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो। मासा क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए ऐसे समझ लो कि मासा होता है कि मैक्सिमम कॉमन जो फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो कहलाता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि ऐसी संख्या जिससे दोनों में भाग चला जाए, तो इसका बड़े से बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो 1 हो। 1 से बड़ा इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब दोनों का गुणनखंड, 1 से बड़ा इन दोनों संख्याओं का कोई भी गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सह अभाज्य यहाँ पे भी गलत लिखा है, ठीक है। अर्थात जिनके बीच एक के अलावा कोई भी सामान्य भाजक, सामान्य भाजक मतलब कॉमन फैक्टर, ठीक है। सामान्य भाजक मतलब दोनों में जिससे भाग चला जाए ना हो। जैसे अब देखो 8 और 15, 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 8 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 और 8, और 15 के क्या होंगे 1 3 5 और 15। गुणनखंड समझते हो, गुणनखंड वो संख्या जिससे दी गई संख्या में भाग चला जाए। जैसे 1 से 8 में भाग चला जाएगा, 2 से 8 में चला जाएगा, 3 से जाएगा नहीं, अगर 3 से इसमें भाग नहीं जाएगा तो इसलिए मैंने 3 यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। 5 से इसमें भाग 8 में नहीं जाएगा तो 5 भी नहीं लिखा है। 4 से भाग जा रहा है देखो 8 में, तो हमने इसको 4 को यहाँ पे लिख लिया। ये बहुत बेसिक बात है, सबको पता ही होती है, पर कुछ स्टूडेंट्स एकदम 0 से शुरू कर रहे होते हैं तो उन्हें मैंने बता दिया उनके समझने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 को नहीं लिखा क्योंकि 2 से 15 में भाग नहीं जाएगा पूरा, तो 1 है 3 है 5 है 15। अब देखो 1 को अगर हम साइड कर दें तो इसमें क्या है 2 4 8 है, इसमें कितना है 3 5 15, कुछ भी कॉमन है। कॉमन मतलब कि दोनों में सेम कुछ भी है नहीं है। तो 8 और 15 जो है देखो अलग अलग दोनों भाज्य संख्याएं, ये भी भाज्य ये भी भाज्य ये भी भाज्य ये भी, लेकिन अगर इन दोनों का हम पेयर एक साथ लेंगे तो इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब कि ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जिसका दोनों संख्याओं में जिस एक संख्या से भाग चला जाए, ठीक है। तो ऐसे पेयर जो है हमारे कहलाते हैं हमेशा कैसे, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे 9 है और 10 है, इसको भी इसके क्या है 1 3 9, इसके 1 2 5, ठीक है। ये 14 है 25 है, ये कुछ संख्याएं हमारी कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये हमने को प्राइम नंबर्स वाली बात हमने यहाँ पे ख़त्म कर दी, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे कहानी हमारी क्रमागत संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कुछ भी नहीं है इसमें। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि पहला मान लो ये 5 है, तो इसका अगला क्रमागत संख्या 6 होगी, एक जोड़ते जाओ हमें मिलती चली जाएगी, फिर इसमें एक जोड़ दो। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, इसके बाद क्रम में कौन सी आएगी, उसके बाद क्रम में कौन सी आएगी, तो वो नंबर हमारे क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं, क्रम से आने वाली, ठीक है। एक जोड़ते जाओगे हमें अगली क्रमागत संख्या मिलती चली जाएगी। अगर हम एक घटाते जाएंगे तो उससे पहले की क्रमागत संख्या हमें मिल जाएगी। तो ये बहुत आसान है, इसमें इस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना यहाँ पर ज़रूरी समझा, ठीक है। अच्छा, जैसे अगर क्वेश्चन में ऐसे सवाल आ जाए कि 3 क्रमागत संख्याएं हमें मानने को मिल जाए, हमें कहीं 3 क्रमागत संख्याएं, तो हमें उनको मानने के 2-3 तरीके होते हैं। जैसे पहली अगर संख्या मैंने x मान ली तो दूसरी x+1 हो जाएगी, तीसरी x+2 हो जाएगी, ठीक है। हम ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन जो बेटर तरीका वो होता है पहले बीच वाली संख्या को मान लो। तो पहली संख्या अगर मैं x मान लूँगा तो बीच वाली संख्या, दूसरी संख्या x मान ली तो तीसरी x+1 मिल जाएगी। अब जैसे मैंने लिख दिया ये संख्या 5 है हमारी, ये 6 है और ये 4 है। तो अगर मैं 5 से 6 की तरफ जाऊंगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो x से इधर जाऊंगा तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, अगली x+1 मिल जाएगी, ठीक। अगर मैं इससे वापस जाऊंगा तो मैं अगर इसमें से 1 घटा दूंगा, जैसे 5 में से 1 घटाया 4 मिल गया, ऐसे ही x में से मैं 1 घटा दूंगा तो मुझे x-1 मिल जाएगा। ये करने की तुलना में आसान रहता है। हम सवाल करेंगे तब देख लेंगे कि ये क्यों हमें ये वाला फॉर्मेट अपनाना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर इन तीनों को जोड़ने को ही मिल जाए हमें, तो x-1 प्लस x+1 को अगर मैं जोड़ूंगा तो -1 से -1 कट जाएगा, हमें 3x सीधा सा मिल जाएगा। कैलकुलेशन करने में हमें आसानी होती है, आप इसे मान लो इसे मान लो, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। अभी इनके बाद होती है क्रमागत सम, क्रमागत विषम संख्याएं, वो भी कुछ नहीं है, आसान है एकदम।
इनके कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर सीधा हम क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्रमागत सम विषम संख्या, ठीक है। क्रमागत सम संख्याओं की अगर मैं बात करूं तो कोई भी संख्या है हमारी जैसे 4, तो इसकी अगर हम अगली क्रमागत संख्या, देखो सम संख्या है तो 2 का गैप रहेगा ही इसमें, तो इसकी अगली क्रमागत संख्या हमें 6 मिल जाएगी, उससे अगली 8 मिल जाएगी, उससे अगली 10 मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी, ऐसे। तो बेसिकली इनमें अगर हम 2-2 जोड़ते जाएं तो हमें आगे की क्रमागत संख्या मिल जाएगी। अगर हमें इससे पीछे की निकाली तो इनमें से 2-2 हम घटाते चले जाएंगे, -2 हम करते चले जाएंगे, -2 हम करते चले जाएंगे, तो हमें इनसे पहले की क्रमागत सम संख्या हमें मिलती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्रमागत संख्याएं अगर हमें मिल जाएं तो हम उनको भी ऐसे ही मानते हैं कि पहली x मान ली तो दूसरी x+2, x+4 ऐसे भी मान सकते हैं, लेकिन बेस्ट मानने का तरीका होता है कि x इसको मान लो, इसे x+2 मान लो और इसे x-2 मान लो। ठीक है, ये हम क्वेश्चन लगाएंगे अभी, तब हम देख लेंगे कि कैसे क्या मानना रहता है। अभी मैं इनको आपको प्रैक्टिस करा दूंगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगर क्रमागत विषम संख्याओं की बात करें तो वही है, जैसे अगर पहली हमें विषम संख्या 3 मिल गई तो उससे अगली क्रमागत विषम संख्या हमें 5 मिल जाएगी, उससे अगली 7 मिल जाएगी, यानी कि इनमें हम 2-2 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगली क्रमागत विषम संख्याएं मिलती चली जाएंगी। अगर हमें वापस आना है, घटाना है, तो उनमें से अगर हम 2-2 घटाते चले जाएंगे तो हमें जो है क्रमागत विषम संख्याएं उससे पहले की मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ हमने बेसिक देखे। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो, ये क्वेश्चन हमारा यूपीएसआई एग्जाम में पूछा गया 2017 वाले पेपर में। ठीक है, देखना देखना कितना बेसिक क्वेश्चन है। 3√16 इसको पूछा है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बाकी बाद में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या मैंने आपको बताया था, काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जिनके साथ ये आई बना होता है, आयोटा जिसके साथ लगा होता है। तो ये आंसर तो इसका होने वाला है ही नहीं, काल्पनिक संख्या तो ये है ही नहीं, ये तो रियल नंबर है। ठीक है, अगर इसके साथ आयोटा लगा होता तो ये काल्पनिक संख्या थी। अब इसके आगे के ऑप्शन हम देखते हैं ये कैसा नंबर है। देखो 3√16 है, अगर √16 की मैं वैल्यू निकालूंगा 4 निकल के आ जाएगा, इसका मान निकल के आ जाएगा 12। ठीक, क्या 12 हमारा अपरिमेय संख्या होता है? आप कहोगे अपरिमेय संख्या नहीं होता है। अपरिमेय संख्या के लिए या तो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7 हो, इस तरह की फॉर्मेट बने, पाई बने, या हमें ऑयलर नंबर मिले। ये सारे हमारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन ये तो हमें पूर्णांक संख्या मिल गई। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या तो है नहीं, परिमेय संख्या है। ठीक, अच्छा क्या ये अभाज्य संख्या है? आप कहोगे 12 अभाज्य संख्या कैसे हो गई जी? 1 का भाग चला जाएगा, इसमें 2 का भी चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा और खुद 12 का, इतने सारे इसके गुणनखंड आ गए। ठीक है, अगर 1 का और 12 का ही भाग जाता तो ये हमारी अभाज्य संख्या होती, तो अभाज्य संख्या भी नहीं है। हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये पूर्णांक है, कोई इसमें दशमलव लगा है क्या? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है। सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानें। ठीक है, देखते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी है। सबसे पहले ये वाला देखो 22/7। परिमेय संख्या क्या होती है? जो p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q दोनों क्या हों, पूर्णांक हों।
ठीक है, और Q हमारी 0 नहीं हो। देखो तो क्या Q 0 है, 7 0 है? नहीं। क्या P और Q हमारे जो पूर्णांक हैं 22 और 7 दोनों पूर्णांक हैं? हाँ। तो हमारी जो 22/7 है वो कैसी संख्या है? ये हमारी कैसी है? परिमेय संख्या है। ये कैसी है? परिमेय संख्या है। तो क्या 22/7 आंसर होगा? आप कहोगे नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद बी ऑप्शन पे आते हैं। ये क्या लिखा है? 0.45। मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 45/100। ये बहुत बेसिक ही बात होती है। दशमलव को मैं अगर इधर ले जाऊंगा तो 100 का इसमें भाग चला जाएगा, 1 दशमलव इधर जाता है तो 10 का भाग जाता है, 1 अंक और जाएगा तो इसमें ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं काटना चाहूँ काट सकता हूँ, नहीं काटूँ तो यहीं से मैं कर लूँगा अपना काम। देखो 45/100 जो है P/Q की फॉर्म में लिखी है, हाँ जी लिखी है। 45 पूर्णांक है, 100 पूर्णांक है, 100 0 नहीं है, नहीं है। तो हमारी ये तीनों शर्तें फॉलो हो रही हैं। P और Q पूर्णांक हैं और जो Q है वो 0 नहीं है। इसका मतलब हमारा ये जो 0.45 ये भी हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, अब चाहे इसको कर लो पहले, चाहे इसको कर लो पहले। ऑप्शन ए को उठाते हैं। ठीक, देखो क्या लिखा है इधर, स्क्वायर रूट ऑफ 8100। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 81 × 100 ब्रैकेट के अंदर। बहुत आसान चीज़ है, इसे साफ हम बाहर निकाल लेंगे, 90 आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता उनको लिए मैं कर दे रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 9 81 में से 9 बाहर आ जाएगा, 100 में से 10। बहुत बेसिक चीज़ है यार ये। 90 बाहर आ गया। ठीक है, इसका वर्गमूल हो गया 90 और 90 को मैं 90/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, यानी कि 90P हो गया मेरा और 1 है वो Q हो गया। P और Q दोनों हमारे पूर्णांक हैं और Q हमारा 0 नहीं है। तो ये हमारा जो है स्क्वायर रूट ऑफ 8100 ये भी हमारा कैसा संख्या है? आप कहोगे ये भी परिमेय है। ठीक है जी, तो ये भी आंसर नहीं। अब बचा आखिरी। अब इसको देखो ध्यान से, मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ये हमारा लिखा हुआ है, डी ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8100 प्लस ब्रैकेट में 1 स्क्वायर रूट ऑफ 8100। हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया स्क्वायर रूट ऑफ 8100, यानी कि इसका मान निकल के आता है 90। ये हमने यहाँ पे सॉल्व किया। हम डायरेक्ट यहाँ पे मान रख देंगे जो हमने निकाल लिया है। तो ये क्या हो जाएगा? 90 + 1/90। ठीक है, अब देखो ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। मैं तो यहाँ से ही पता कर लूँगा कि ये परिमेय आ गया। जिन लोगों को लगता है कि आगे सॉल्व करना चाहिए तो ये हमारा कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व कर लेंगे तो नीचे हमारा आ जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा? 8100 + 1। तो ये हो जाएगा 8, इसका मान निकल के आ जाएगा 8101/90। ठीक है, 8101/90। अब ये जो है इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कहोगे हाँ जी लिख सकते हो। P हमारा पूर्णांक है, Q पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, नहीं है। तो अब ये वाली जो संख्या है ये भी हमारी कैसी संख्या आ गई भाई साहब? ये भी परिमेय संख्या है। हाँ, तो आप जो सोच रहे हो एकदम सही सोच रहे हो। ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, चारों परिमेय संख्याएं, इनमें से कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब ये सवाल 2017 के इस एग्जाम में गलत सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है गलत है। अब अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से भी हिले हुए हैं, थोड़े भी बेसिक अगर आप लोगों को पता नहीं है, आप इसी क्वेश्चन पर फंसे रह जाओगे। ये कितना आसान, एकदम मतलब कि बहुत ज़्यादा ही हल्का क्वेश्चन है, देखते ही हो जाएगा। मैंने आपको समझा इसलिए टाइम लगाया, इसमें कुछ नहीं है। देखो मारो आगे बढ़ जाओ, GS जैसा क्वेश्चन है। अगर आपके बेसिक कमज़ोर हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा। ठीक है, अभी ये देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है P, Q तथा R विशिष्ट पूर्णांक हैं, यानी कि P, Q, R जो हैं वो इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। पूर्णांक हैं मतलब हमारे दिमाग में इमेज जानी चाहिए ऐसे 2 3 4 5 6 7 इस तरह के, या -7 -8 इस तरह के। पॉइंट वाले नहीं है, यानी कि 5.32 इस टाइप के नहीं है। ठीक है, ये वाले नहीं है, ये वाले हैं। पूर्णांक से हमारे दिमाग में तुरंत ये इमेज आनी चाहिए कि पूर्णांक होते कैसे हैं जिनमें दशमलव नहीं होता है। ठीक है, आगे की बात आगे देखते हैं। अभी R एक धनात्मक सम पूर्णांक है। R कैसा है? धनात्मक भी है और सम भी है। जबकि P और Q जो है धनात्मक विषम पूर्णांक हैं।
P और Q हमारे कैसे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा सत्य नहीं हो सकता, कौन सा इनमें से सही नहीं हो सकता, ये हमें देखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करते हैं। इसको करने के एक तो वही तरीका कि कोई वैल्यू मान लो इनकी, दूसरा तरीका है कि आप जो है जो बेसिक नॉलेज है उससे कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं करके, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। देखो ये कह रहा है Q P माइनस R। ठीक है, पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, Q P माइनस R जो है ये विषम है। ठीक है, और P हमारा है, P और Q विषम है, यानी कि ये विषम है और ये सम है। ठीक है, और ये हमारा विषम है। देखो ध्यान से, विषम में से अगर मैं सम को घटाऊंगा, विषम में से अगर मैं सम को घटाऊंगा तो मुझे हमेशा एक विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जो अंतर है वो मुझे विषम मिल गया, और इसके बाहर ये जो Q है ये पहले से विषम दिया हुआ है। हमने अभी पीछे देखा था कि विषम का गुणा अगर हम विषम से करेंगे तो हमें विषम ही मिलेगा, तो इसका तो हमें विषम ही मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि सही नहीं हो सकता, हमें वो वाला निकालना है कि जो सही नहीं है। तो ये तो हमारा सही है, ये कैसा है, सही है। जब ये सही है तो ये आंसर नहीं है, हमें तो गलत वाला ढूंढना है। अब ये क्या कह रहा है, P माइनस R का स्क्वायर जो है वो P माइनस R का स्क्वायर सम है, P माइनस R का स्क्वायर ये कह रहा है सम है। अब देखो P हमारा कैसा है, विषम है। ठीक, और R कैसा है, सम है। ठीक है जी, अब अगर मैं विषम में से सम को घटाऊंगा, विषम संख्या में से जब हम सम संख्या को घटाते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमेशा विषम संख्या में से जब हम सम संख्या को घटाते हैं तो हमेशा हमें, या सम संख्या को जोड़ते हैं, विषम सम को हम ऑपरेशन करते हैं तो हमें रिजल्ट हमेशा विषम मिलता है। और इसका जो स्क्वायर है उसका मतलब विषम संख्या का गुणा हम विषम संख्या से कर रहे हैं। तो जब विषम संख्या का गुणा हम विषम संख्या से करते हैं तो हमें हमेशा विषम संख्या ही मिलती है, हमेशा विषम संख्या मिलती है। लेकिन इसमें क्या दिया है कि इसमें आंसर में क्या दिया है कि ये सम मांग रहा है, तो हमें आंसर यहीं पे मिल गया। देखो विषम में से मैंने सम को घटाया, विषम में से अगर मैं सम को घटाऊंगा तो मुझे रिजल्ट में विषम मिलेगा, तो ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा विषम संख्या का स्क्वायर। ठीक है, अगर विषम संख्या का गुणा मैं विषम संख्या से ही करूंगा, यानी कि विषम संख्या का स्क्वायर करवा रहा है, स्क्वायर का मतलब गुणा, तो विषम संख्या का गुणा मैं विषम संख्या से करूंगा तो मुझे हमेशा विषम संख्या मिलेगी। और ये कह रहा है सही नहीं हो सकता, और इसका आंसर इसने क्या दिया है, सम। तो ये वाला जो है ये कभी भी सही नहीं हो सकता, ये ही गलत है, और गलत ही उसने मांगा है, तो जो गलत है वही हमारा आंसर है। एक तो ये इसको करने का बेसिक तरीका है, आप लोगों को मुझे पता है मुश्किल लगा होगा, इसे हम बहुत बेसिक भी कर सकते हैं। अगर इनकी हम वैल्यू मान लें तो भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, कोई भी वैल्यू मान लो इनकी, ठीक सी इन्हें ऑपरेशन वहाँ से करो, जैसे हम मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, जैसे देखो R कह रहा है कि धनात्मक संपूर्णांक है। ठीक है, तो R को 2 मान लेते हैं, और जो P और Q हैं वो धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इनको विषम मान लेते हैं। ठीक है, Q को, अब P को मान लो विषम 5 और Q को हमने विषम मान लिया 7। अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, Q की वैल्यू कितनी, पहला ऑप्शन अगर हम लें तो क्या लिख रहा है, Q P माइनस R। ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी हमारी 7, P की कितनी है 5 और R की कितनी है 2, ऐसे हम लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5 में से 2 गया 3, 7 या 21, विषम निकल के आ गया। और ये क्या कह रहा है, विषम है, तो ये सही हो गया, और ये सही हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे गलत पूछा है, तो हमारा ये जवाब गलत हो जाएगा। अब दूसरा देखो, बी ऑप्शन, बी क्या कह रहा है, P माइनस R का जो स्क्वायर है वो हमारा निकल के आना चाहिए सम। ठीक है, P कितना है, P अगर मैं रख दूंगा 5 और R कितना है 2, इनका स्क्वायर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 9 कैसा निकल के आ गया, विषम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गलत, और गलत ही इनने मांगा है। तो अभी तक हमारा बी ऑप्शन है। अब
जब हम इस तरह से क्या बोलते हैं वैल्यू रख के ट्राई करते हैं तो हमें सारे ऑप्शन ट्राई करने चाहिए, ठीक है। वो क्यों करने चाहिए उसके पीछे वजह फिलहाल के लिए आप मान लो इतना। क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर यहाँ पे देखो क्या दिया है, क्यू स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है पी माइनस आर, और इनको कह रहा है कि ये बेसम है, ठीक है। तो क्यू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 इंटू पी माइनस आर, पी कितना है 5, पी में से आर गया 3, 49 इंटू 3 ये आ जाएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा 147, ठीक है। तो ये कैसा आ गया बेसम, बेसम ही पूछा है। तो देखो तीसरा हमारा कैसा आ गया सही, और वो उसे सही नहीं चाहिए, गलत चाहिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा गलत। चौथा हमारा जो दिया है वो देखो क्या दिया है, आर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी दी है हमारी यहाँ पे 2, और पी की वैल्यू कितनी दी है 5, माइनस क्यू की वैल्यू दी है 7, और इसका स्क्वायर देखो 2 गुणा ब्रैकेट में माइनस के 2 इसका स्क्वायर, तो माइनस के 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 गुणा यानी कि 4 हो जाएगा। आंसर आ गया 8, और उसने बोला क्या है कि ये सम होना चाहिए, हमारा सम ही है, सम, ये सम की बात कर रहा है, हमारा आंसर भी सम आ गया, यानी कि हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो ही सही है, ठीक है। तो देखो तो उसने क्वेश्चन में पूछा है गलत आंसर, और हमारे 3 आंसर सही आ गए, 1 गलत आ गया, तो बी ही इसका आंसर है, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करने के 2 तरीके मैंने आपको बता दिए, बेसिक। देखो आगे अगला एक सवाल आ गया, इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आपको तुरंत अपरिमेय संख्या जैसे ही आपको दिखाई दे लिखा हुआ आपके दिमाग में √2, √3, √5, √7 यानी कि अपूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल, पाई, ऑयलर नंबर, ये चीज़ें दिमाग में दौड़ जानी चाहिए फटाफट। √4 परिमेय अपरिमेय, आप कहोगे √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसलिए ये हमारी जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। ये सारी चीज़ें दिमाग में फटाक से दौड़ जानी चाहिए जब भी आप परिमेय अपरिमेय देखें, ठीक है। चलो सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी जो है एक अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन उठाते हैं हम, पहला ऑप्शन क्या है, कह रहा है √12 अपॉन √13। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √4 इंटू √3 अपॉन √3। ये √12 को हम ऐसे लिख सकते हैं तोड़ के, आगे करनी वगैरह पढ़ेंगे, घातांक करनी, उसमें हम डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि इन दोनों के ऊपर अगर स्क्वायर रूट लगा है तो इनका गुणा करेंगे तो ये एक जैसी वैल्यू, जैसे अगर मैंने लिखा है √a गुना √b, तो इसका मान जो है √ab आ जाएगा, यानी कि हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। गणित में इस चीज़ की परमिशन हमें दी हुई है, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, आंसर हमारा आएगा √4, जिसका मान आ जाता है 2। और 2 कैसी संख्या है, परिमेय, ठीक है। अपरिमेय तो ये वाली होती हैं। तो पहला इसका आंसर हमारा नहीं है। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, √4 डिवाइडेड बाई √25। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ जी। पी और क्यू दोनों परिमेय, हाँ जी दोनों है। क्यू 0 नहीं है, नहीं है, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या, और ये भी आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी ये कह रहा है √20 डिवाइडेड बाई √24। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 इंटू √5, और इसको मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू √6। 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 छिंग 24 हो जाएगा। √4 से √5 कट जाएगा। अब हमारे पास मिला √5 डिवाइडेड बाई √6। अब बात को समझिए, क्या हम इन्हें आगे काट सकते हैं? आप कहोगे नहीं काट सकते, ठीक है। इनका वर्गमूल आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या ये पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, लिखे हुए? आप कहोगे हाँ जी लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि इसका जो पी है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक इंटीजर नहीं है। इसका जो क्यू है वो भी इंटीजर नहीं है। जो इसका 6 है ये बना है √2 इंटू √3 के गुणनफल से, तो ये भी डेसिमल नंबर है, ये भी डेसिमल नंबर है। मैंने आपको बताया इनमें से आपको दिखाई दे रहा है, तो ये वाला जो नंबर है हमारा ऑप्शन सी, ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये ही अपरिमेय संख्या है। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। अब जो हमें आंसर मिल गया वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, पर ठीक है मेरा काम है बताने का, बता देता हूँ। ऑप्शन डी को देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 63 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 28। ठीक है, हमें सबको पता ही है 7 से 9 बार कट जाएगा, ये 7 से 4 बार कट जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। ये इससे पी बट्टे क्यू की फॉर्म में लिख दिया। 3 हमारा पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 2 जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि ये हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, ये आंसर नहीं होगी। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये आप ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन और देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखते हैं। फोर्थ रूट ऑफ 10,000। ठीक है, पहला ऑप्शन। जिन्हें आता है ये सब सॉल्व करना उनके लिए ठीक है, जिन्हें नहीं आता वो फिलहाल के लिए आप थोड़ी सी बर्दाश्त करो, जब ये टॉपिक आएगा मैं समझा दूंगा, थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा दूँ। ये 10,000 है, इसको हम 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है। जितना वाला रूट पूछा हो, जैसे फोर्थ रूट पूछा है यानी कि इसका चौथा मूल पूछा है, इसने चौथा मूल पूछा है, तो हम अंदर 4 4 का पेयर बनाएंगे, 4 के पेयर में से एक बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका मान आ जाएगा 10 निकल के। ठीक है, इसे 10/1 लग सकते हैं, यानी कि ये वाला जो हमारा पहला है ये कैसा है, परिमेय है, और परिमेय है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है, फोर्थ रूट ऑफ 1। 1 का फोर्थ रूट कितना भी रूट निकालो, 1 का कितना भी रूट निकालो 1 ही आएगा। जैसे फोर्थ रूट ऑफ 1 लिखा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 × 1 × 1, और जितना भी आगे लिख सकता हूँ मर्जी है लिख लो। हमें 4 की ज़रूरत है, 4 लिख लिया। ठीक है, इसमें से एक हम एक मतलब कि 4 का एक पेयर बना के एक बाहर निकाल लेंगे, तो इसका आंसर बना जाएगा। तो ये जो ऑप्शन बी है ये भी हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, फोर्थ रूट ऑफ 16। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, फोर्थ रूट ऑफ 2 × 2 × 2 × 2। 4 का एक पेयर बना लिया, इनमें से बाहर आ जाएगा 2, और 2 हमारी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। या इसका जो 2 है वो p हो जाएगा और 1 है वो q हो जाएगा। p q दोनों पूर्णांक हैं और 1 हमारे 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी हमारा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है। फोर्थ रूट ऑफ 82, ये क्वेश्चन आ गया। फोर्थ रूट ऑफ 82 का फोर्थ रूट, थर्ड रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई सा भी रूट इसका निकल के नहीं आएगा। इसका अगर हम मान निकालेंगे तो पॉइंट्स में निकल के आएगा कुछ। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा आंसर है, ये ऑप्शन है, वही आंसर हो गया, क्योंकि इसका ये पूर्ण वर्गमूल संख्या नहीं है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, सॉरी। तो यही जो है हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें, तथा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, किस पार्ट्स में आप चाहते हैं कि मैं इसमें कुछ सुधार करूं, तो मैं कर सकता हूं। आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू साथियों, जय हिंद।